हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हम देखने वाले हैं 13 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि दीर्घोत्तरीय होंगे या फिर हम बोलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो ये जो प्रश्न है वो कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के हैं। तो ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 4 से 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जिसमें होगा हमारा मोल अंश, मोललता, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये क्या है, इनके लिए हमारे लिए परिभाषित करने पड़ेंगे, शायद इनका जो भी फॉर्मूला होता है वो लिखना पड़ेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट होता है वो है टिप्पणी कीजिए और संचारण। ठीक है, तो संचारण पर हमारे लिए टिप्पणी करनी है, ऐसा मतलब कि टिप्पणी करके आएगा कुछ और कुछ दिया होगा यहाँ पर कि संचारण को परिभाषित करना है। ठीक है, और भी कुछ भी दे सकते हैं जिसके लिए वो बोले। फिर इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है वो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो जो कि हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जो उसका वेग है उस पर प्रभाव डालने वाले कारकों के नाम बता रहे हैं या फिर उनका उल्लेख करना है कि जैसे धनात्मक उत्प्रेरक होती हैं, ऋणात्मक होते हैं, इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। और चौथा है हेबर विधि द्वारा अमोनिया को औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और उसके निम्न के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो मतलब कि हमारे लिए पहले क्या करना है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण करना है और विधि का सचित्र हमारे लिए वर्णन करना है। फिर इसके बाद में निम्न के साथ में अभिक्रिया करना है, जैसे कि दिया है AgCl, फिर Cl2 और CuO। तो इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है NHNO3 की निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो HNO3 होता है मतलब नाइट्रिक अम्ल, तो हमें इसकी क्या करना है, जो निर्माण विधि होती है उसका सचित्र वर्णन करना है। मतलब कि आप चित्र भी बनाएंगे और उसकी प्रोसेस या विधि को बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ है। तो स्टेप बाय आप करते जाएंगे और उसका चित्र बनाएंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो छठवां, जिसमें दिया है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्रयोगशाला में जो क्लोरोफॉर्म होता है वो कैसे बनता है उसका हमारे लिए चित्र बनाना है और उसकी विधि का वर्णन करना है, कैसे कैसे बनता है वो हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और फिर क्या है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म बनेगा उस मतलब कि प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे लिए जो प्राप्त होगा उसमें से शुद्ध कैसे प्राप्त करना है ये भी बताएंगे आप। और साथ में जो अब हमारा अगला एग्जाम्पल है मतलब कि अगला क्वेश्चन है वो है प्रयोगशाला में जो है डाईथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जो डाईथिल विधि है उसका सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, और जो कि होती है उसका फॉर्मूला होता है C2H5O2H5। तो इस प्रकार से ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। 8वां है, अगला प्रश्न है वो है 8वां, प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे लिए फार्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं उसका सचित्र वर्णन करना है। और जो हमारे NaOH मतलब, ठीक है, तो इसकी क्या करना है, हमें इसकी सांद्रता और घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। तो NaOH उसकी सांद्रता का घोल और अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। फिर इसके साथ में हमारा 9वां क्वेश्चन जो कि है प्रयोगशाला में एथिलेमिन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि मतलब 4-5 नंबर में आते हैं। तो इनके लिए आप ध्यान से कीजिए और ये मोस्टली पूछे ही जाते हैं, तो बोर्ड में आप इनके लिए ध्यान से कीजिएगा। फिर जो हमारा 10वां प्रश्न है वो है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं और प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रोटीन की द्वितीय संरचना है उससे आप क्या समझते हैं वो बताएंगे आप। फिर जो प्रोटीन की संरचना है उसके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो भी कारक होते हैं वो लिखेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद में हमारा जो 11वां प्रश्न है वो है निम्नलिखित बहुलक क्या हैं, इन्हें बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर जो बहुलक हैं हमारे नीचे दिए गए हैं उनको बनाने की विधि और उनका उपयोग कैसे करते हैं वो लिखना है हमारे लिए, बताना है इसमें। तो जैसे कि हमारा पहला दिया गया है पॉलीएमाइड, फिर है पॉलिएस्टर, फिर है फिनॉल, फिर है फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। तो ये हमारे कुछ बहुलक दिए गए थे जिनके लिए हमें क्या बताना है, उनकी बनाने की विधि बतानी है और उनका उपयोग बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके 2-2 3-3 उपयोग लिखेंगे आप और उनकी विधि बताएंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाता है जो कि मोस्टली
आंसर मतलब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिर जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो कि सल्फाइड अयस्क से धातु और कॉपर निष्कर्षण की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब कि जो सल्फाइड अयस्क है उससे हम कॉपर कैसे निकालते हैं, जो धातु कॉपर होती है उसे कैसे निकालते हैं, उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, उसकी विधि का हमारे लिए वर्णन करना है और संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। मतलब कि इसके जो भी प्रोसेस के जो समीकरण होंगे वो लिखेंगे आप और इसकी विधि लिखेंगे। फिर इसके बाद में क्या है, 13वां प्रश्न है जो कि है निम्नलिखित पदों पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर कुछ टिप्पणी करने के लिए पद दिए जाएंगे, ठीक है, या कुछ मतलब कि यहाँ पर आपके लिए शब्द लिखे जाएंगे जिस पर आपको टिप्पणी करनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमारा विद्युत कण संचलन, तो विद्युत कण संचलन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आप। ठीक है, फिर क्या है रुकंदन, ये इसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद में है अपोहन, अपोहन क्या होता है इस विधि के बारे में बताएंगे। फिर टिंडल प्रभाव क्या है इसके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार से होते हैं आपके पूरे 13 प्रश्न जो कि बहुत IMP हैं बोर्ड एग्जाम के एंगल से देखा जाए तो आप इसके लिए आराम से कर सकते हैं और अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्री एमपी स्टडी।